राम राम सबको। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो एक मुख्य फीचर है वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसको हम कैसे समझेंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लेजिस्लेचर्स को। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाल फिलहाल में मोदी जी से पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा जा रहा था कि मोदी जी आपका अडानी से क्या रिश्ता है। ऐसा क्यों पूछ पा रही थी पार्लियामेंट? अपने इसी एक फीचर की वजह से। अब इस फीचर के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। फ़ायदा क्या है? इस फीचर का फ़ायदा क्या है कि हमें जो गवर्नमेंट मिलेगी वो क्या होगी? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। तो अगर मोदी जी को सच में मोदी जी ने कोई करप्शन किया है अपने सरकार, या फिर मोदी जी या ये गवर्नमेंट ने जो करंट गवर्नमेंट है उसने कोई करप्शन किया है, तो सभी एमपीज मिलकर उस सरकार को चेंज भी कर सकते हैं इवन। ठीक है, तो पार्लियामेंट इवन कैन रिमूव और चेंज द एग्जीक्यूटिव्स। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट क्या करती है? एक चेक रखती है किस पर? एग्जीक्यूटिव पर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फ़ायदा ये है कि जो भी हमारी सरकार होगी, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो हमेशा चेक में रहेंगे किसकी? पार्लियामेंट के। तो जितने भी पार्लियामेंट के बाकी मेंबर हैं, 343 मेंबर्स पार्लियामेंट में थे। सरकार में तो कितने 10, 12, 15, 20 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो सरकार जो प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स को मिला के। तो उन सब पर चेक रखने का काम किसका है? बाकी के जो 343 जो लोग हैं जो किसी भी मिनिस्टर के पद पर नहीं है, उनका काम है उनके ऊपर चेक रखना। तो हाल ही में जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मोदी जी से, ये मोदी जी की खुशकिस्मती है कि सिर्फ अपोजिशन वालों ने पूछे हैं और अपोजिशन में इतने नंबर नहीं है कि वो मोदी जी को कुछ कर सकें। अगर यही क्वेश्चन जो 300 लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो 300 एमपी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, मान लो वो भी मोदी जी के खिलाफ हो जाए, तो वो चाहें तो मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। ऐसा बहुत बार हो चुका है, जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में और यूके में। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी। उद्धव ठाकरे के जो एमपी थे, उन्हें एमएलएज थे, उन्हें उद्धव जी पसंद नहीं आए तो उद्धव को हटना पड़ा। ऐसे ही यूके में हुआ बोरिस जॉनसन के साथ। तभी एक हिंदू जो एक ऋषि सुनक है वहाँ पे प्रधानमंत्री बने। तो दोनों जगह पे क्या हो रहा है? यहाँ पे महाराष्ट्र में भी सीएम को चेंज किया गया, लेकिन दोबारा से इलेक्शन नहीं हुए। उसी लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ जो पहले इलेक्टेड थी, उन्हीं को आगे लेकर एक नई सरकार बनाई गई। और यूके में भी यही हुआ। उसी पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को हटाकर किसे? ऋषि सुनक को चुन लिया। ऐसा सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा तो हम लोगों ने बोला कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर या सरकार के ऊपर। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? कि स्टेबिलिटी नहीं होती इस गवर्नमेंट में। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल अभी हम लोगों ने दिया। इसमें अब हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है ऐसे सिस्टम में कि कुछ एक मान लो अभी हिमाचल का एग्जांपल लेते हैं, तो अभी सुक्खू भाई हमारे सीएम हैं। सुक्खू भाई के एमएलएस को मान लो बीजेपी खरीद लेती है, 10-15 एमएलएस को 100-100 करोड़ रुपए के, और सुक्खू भाई के एमएलएस बोलेंगे नहीं अब हमें सुक्खू नहीं चाहिए, अब हम जो है वो किसी और सीएम को सपोर्ट करते हैं, हम लोग जयराम ठाकुर को सपोर्ट करते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अगर एमपीज और एमएलए चाहें तो सीएम और पीएम को कभी भी बदल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी का एक इशू रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, अगर कोई सरकार कुछ गलत काम करती है तो उसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? कि स्टेबल नहीं होगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक फीचर है किसका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। क्या? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो है ड्यूल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं हमको। ड्यूल एग्जीक्यूटिव से आप क्या समझेंगे? देखिए, नंबर 1 रहता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि सिर्फ नाम के लिए एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र। हमें आपको पता है भारत का हेड कौन होता है? भारत का हेड है प्रेसिडेंट। लेकिन क्या प्रेसिडेंट सारी पावर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है? नहीं, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र हेड है भारत का। वो फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं, नाम मात्र हेड है। लेकिन सारी की सारी पावर उनके बदले कौन एक्सरसाइज करता है? प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। सिमिलरली राज्यों में हेड कौन होता है? नॉमिनल राज्यपाल। लेकिन क्या राज्यपाल पावर एंजॉय करता है? नहीं, राज्यपाल के बिहाफ पर पावर कौन एंजॉय करता है? सीएम और उसकी कैबिनेट।
ठीक है। तो ये जो फीचर है ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है कि वहाँ पर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मिलेंगे। एक होगा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है भारत के केस में, और यही जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यूके या ब्रिटेन के केस में होता है एक मोनार्क। मोनार्क यानी राजा या रानी। जैसे हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि जो ब्रिटेन की रानी थी अभी कुछ महीने पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो हमें क्या पता चल रहा है, ब्रिटेन में भी राजा का सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी है, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजा के पास कोई पावर ही नहीं है। वो जो राजा है वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, नाम मात्र हेड है। सिमिलरली हमारे यहाँ राजा का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ सिर्फ नाम मात्र हेड है। तो इस प्रकार समझेंगे हम लोग नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। और दूसरे हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो है रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव में क्या आएंगे? पीएम और हिज कैबिनेट। तो सेंटर में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, और स्टेट में सीएम और उसकी कैबिनेट, ठीक है। तो ये होंगे रियल एग्जीक्यूटिव। तो जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहाँ पर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके कोई खास फायदे नुकसान अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसके भी हैं फायदे नुकसान, लेकिन वो अभी हमारा मुद्दा नहीं। अच्छा, रियल ये हो गया। अच्छा, तीसरा जो फीचर है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का लीडर होता है। एक चीज़ कही जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, और ये कई बार आता है एग्जाम में, कि पीएम एंड हिज कैबिनेट सिंक्स एंड स्विम टुगेदर। यानी अगर प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अगर रिज़ाइन करता है या उसे हटाया जाता है, उसकी पूरी कैबिनेट अपने आप हट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कैबिनेट प्रधानमंत्री द्वारा चुनी हुई है। अगर हिमाचल का सीएम रिज़ाइन करता है तो उसकी पूरी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि पूरी जो इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके? पार्लियामेंट को, ठीक है। तो इस फीचर को कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लीडरशिप जो है प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री लीडर गया तो बाकी के जितने भी उसके मंत्री हैं वो भी गए, उन्हें भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का। अच्छा, तो ये जो हमने सब पढ़ा, इससे पिछला वीडियो भी और ये वीडियो भी, इसमें हमने क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। अभी अगर हम नरेंद्र मोदी की सरकार की जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, उसको एमपी लोग चाहे तो कभी भी बदल सकते हैं। हिमाचल में सुखराम का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है कि हाँ एक बार सरकार बन गई 5 साल तक चलेगी, कोई गारंटी नहीं है। एमएलए का दिमाग सटका तो सीएम साहब की कुर्सी गई, ठीक। सिमिलरली जैसे महाराष्ट्र में हुआ, उद्धव ठाकरे क्या 5 साल तक सरकार बना पाए? नहीं बना पाए। जो भी हुआ उनके एमएलएज ने पाला बदल दिया और अभी वहाँ पर एक कोalition गवर्नमेंट है जिसमें उद्धव ठाकरे को हटना पड़ा। सिमिलरली कहाँ हुआ? यूके में बोरिस जॉनसन को हटना पड़ा, उनकी ही पार्टी ने उन्हें हटा दिया और ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो हमें क्या पता चलता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में जो सरकार है उसका टेन्योर फिक्स नहीं है। अब इस सरकार के टेन्योर को आप लोकसभा या पार्लियामेंट के टेन्योर के साथ मत समझो। लोकसभा का टेन्योर फिक्स है, वो 5 साल है, लेकिन सरकार का फिक्स नहीं है टेन्योर। उसी 5 साल में 3 से 4 या 5 से ज़्यादा सरकारें बन सकती है। ऐसा 90s में बहुत बार हुआ है। एक बार अटल बिहारी की सरकार सिर्फ एक वोट से उनके पास 273 से एक कम था, और उसी साल में ही उन्हीं लोगों के बीच में एक नई सरकार बनाई गई। तो पार्लियामेंट्री टेन्योर में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका टेन्योर, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार का टेन्योर फिक्स नहीं होता। और हमें क्या समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। हैंस इंस्टेबिलिटी इज एन इशू। ये मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं बार बार कि पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? इंस्टेबिलिटी का, ठीक है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका फायदा है, लेकिन इंस्टेबिलिटी उसका एक ड्रॉबैक है। और क्या समझ आता है हमें कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो 9 सुखियों की सरकार होती है। ये कैसे 9 सुखियों की सरकार क्यों कह रहा हूँ? देखो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से हमीरपुर से, मान लो हमीरपुर से किसे भेजा गया था? अनुराग ठाकुर को भेजा गया था पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना के, ठीक है। हमने यहाँ से मिनिस्टर बना के नहीं भेजा था उसको कि हाँ तू खेल मंत्री बन या फिर तू ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बन। हमने तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। तो ऐसे ही 543 जगह से ऐसे नॉर्मल हमारे आपके जैसे व्यक्ति आए हैं और वहाँ पे जाके फिर वो मंत्रिमंडल संभाल रहा है। अब कोई हेल्थ संभाल रहा है, कोई साइंस का मिनिस्टर बना है, कोई क्लाइमेट का मिनिस्टर बना है, कोई खेल का मंत्री बना है, कोई लॉ का मिनिस्टर बना है। लेकिन क्या लॉ मिनिस्टर को कानून लॉ पढ़ा होगा? लॉ मिनिस्टर नहीं। अभी एक स्मृति ईरानी को जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था तो उस समय बहुत बवाल हुआ था। क्यों? बोले ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसको क्यों एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकारें होती हैं वो लगभग 9 सिखिए चला रहे होते हैं।
जैसे अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्टर है, क्या वो साइंस जानता होगा? बहुत कम चांसेस है। ठीक है, हाँ अभी कुछ एक साल से ये हो रहा है, जैसे अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो फॉरेन डिप्लोमेसी के में काफ़ी एक्सपर्ट है। लेकिन आज से पहले क्या जो भी फॉरेन मिनिस्टर होता था, क्या वो डिप्लोमेसी में या फिर फॉरेन रिलेशन में एक्सपर्ट होता था? नहीं होता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नौसिखियों की सरकार होती है, एक्सपर्ट्स जो सरकार चलाने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। किसमें? पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो ये भी एक ड्रॉबैक में गिन सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन इसका फायदा भी है एक, क्या? रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्स ग्रुप्स। अब देखो रिप्रेजेंटेशन, अब एग्जाम्पल के लिए देखो, किरण रिजिजू एक हमारे वहाँ मंत्री है, नॉर्थ ईस्ट से हैं, अरुणाचल से जाके। ठीक है, अरुणाचल से मुश्किल से 1 या 2 एमपीज होंगे, 2-3 एमपी, शायद 3 या 4 होंगे, ज़्यादा भी मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से जो एमपीज हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमने किरण रिजिजू को नॉर्थ ईस्ट से हैं उनको एक मिनिस्टर बनाया है। स्मृति ईरानी जो कि पारसी हैं, उन्हें हमने मिनिस्टर बनाया है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि हाँ सोसाइटी के इस वर्ग का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। अब स्मृति ईरानी को मिनिस्ट्री देने से पहले ये नहीं सोचा कि हाँ इसको आता है कि नहीं आता, लेकिन इतना सोचा कि हाँ ये पारसी को रिप्रेजेंट करती है तो इसको मंत्री बना दो। आना ना आना अलग बात है। तो नौसिखियों की सरकार चाहे भारत में होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है, लेकिन इससे क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर एक वर्ग को, दलितों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को। ठीक है, तो इसीलिए जो अभी करंट मोदी गवर्नमेंट है उस पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या कि आप लोगों ने तो बोला मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक भी मंत्री नहीं है। किसमें? हमारी जो कैबिनेट है उसमें एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो ये मोदी की सरकार पर कई बार इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि आपकी जो सरकार है वो, आपकी जो सरकार है वो टोटल सबका रिप्रेजेंट नहीं करती है, भारत के हर एक रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होती है वेरियस ग्रुप्स की, चाहे वो सरकार नौसिखियों की हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और क्या समझ आया हम लोगों को? फ्लेक्सिबिलिटी। अब जिस चीज़ को हम लोगों ने बोला था ना कि इनस्टेबिलिटी है, अगर उसको अच्छा बताना हो तो हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे बोरिस जॉनसन कोविड-19 के समय पर बाकी दुनिया जो है अंदर है, लेकिन बोरिस जॉनसन जो यूके का प्रधानमंत्री, वो पार्टी कर रहा था। लोगों को पता चला कि हमारे हमको कैद करके ये पार्टी कर रहा है, लोग उससे नाराज हुए, उनकी पार्टी ने उसको ही चेंज कर दिया। तो फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसीलिए कर पाए ना। ये काम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं हो सकता। आज अगर कोई चाहे कि यूएसए में जो बाइडन को कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकते। क्यों? वहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसके? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। अब इस समझ के बेस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक लास्ट चीज़, हाँ ये भी, ये लास्ट चीज़ के हमें पहले ही पता है वैसे, नो सेपरेशन ऑफ पावर। ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म का मेजर डिफरेंस ही क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में वाटर टाइप सेपरेशन ऑफ पावर होती है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती, खासकर किसमें? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीएम लास्ट पॉइंट है। एक और ये भी है, पीएम कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट बिफोर 5 ईयर्स। हाँ, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक और खास बात क्या है कि प्रधानमंत्री अगर चाहे तो 5 साल से पहले पार्लियामेंट को या फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्या हुआ, अभी इमरान खान को ने क्या किया, उसको पता चला कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है करप्शन का, तो वो उसको हटा दिया जाएगा प्रधानमंत्री से या फिर अरेस्ट कर दिया जाएगा। उसने क्या किया, अपनी जो पार्लियामेंट थी उसे डिसॉल्व कर दिया और इलेक्शन अनाउंस कर दिया कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, तो फिर अगली बार मैं फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को उसको रद्द कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मोदी जी चाहें तो 1 साल पहले भी पार्लियामेंट को रद्द करके इलेक्शन करवा सकते हैं। 2024 में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शंस को वो चाहें तो अभी भी करवा सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार चाहे तो इलेक्शंस को प्रीपोन कर सकती है, पार्लियामेंट को रद्द करके, लोकसभा को डिसॉल्व करके। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से पढ़ना कि इनमें से कौन एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, नॉट अ फीचर। तो देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, स्टेबिलिटी, गवर्नेंस बाय इमेच्योर यानी नौसिखियों की सरकार, और ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। तो जो भी आंसर आपको सही लगता है आपने क्या करना है, आपने कमेंट पे लिखना है। ठीक है, ओके, राम राम।